चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि जयपुर से है, जहाँ जयपुर में पीएम मोदी 4:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे। वो जंतर मंतर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। यहाँ वे पीएम रोड शो करेंगे। इसके बाद वे हवा महल के सामने चाय पर चर्चा भी करेंगे। निजी होटल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मैक्रो रात में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो के रोड शो के लिए जंतर मंतर से संगानेरी गेट तक करीब 1.25 किलोमीटर का इलाका चुना गया है। इस क्षेत्र में हेरिटेज भवनों के साथ ही बड़ी और ऊंची बिल्डिंग भी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम का आर्थिक पहलू जो है वो भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। हालांकि इस बार भारत की इच्छा थी कि जो बाइडेन साहब आए, लेकिन वो व्यस्त थे, उनके इलेक्शन है, उनको कांग्रेस में संबोधन करना था, इसलिए राष्ट्रपति मैक्रो साहब आ गए हैं। आप जानती हैं जितना भी यूरोप होता है, यूरोपियंस होते हैं, वो एक बार को राजस्थान आना जरूर पसंद करते हैं। और विशेषकर जयपुर के पास जो आपने आर्किटेक्ट देखा है पुराना, जो कि ज्यादा पुराना नहीं है, वहाँ के राजाओं ने बनाया है। आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, और आपने हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, संगानेरी गेट, ये जो मुख्य स्थान है वहाँ के पुराने जयपुर के बहुत ही खूबसूरत है। और आपने देखा कि जिस तरह आज बुलंदशहर में पीएम ने घोषणा कर दी है आम चुनाव 2024 के होने की, जिस तरीके से उन्होंने आज वहाँ पे एक संबोधन किया है रैली को, उसी का पार्ट सेकंड कह सकते हैं। आज की तिथि में एक रोड शो किया जा रहा है जो 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। उसमें एक चाय पे चर्चा, जो कि आपने देखा था 2014 में काफी पॉपुलर रही थी, हवा महल के आसपास चाय का एक कप पियेंगे, चूंकि ठंडक हो रही है, अच्छी इन्वायरमेंट है, खूबसूरत इन्वायरमेंट है, सुनहरा है। तो ऐसे में इस समय प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जो कि आम चुनाव में उसका लाभ ना मिले। मैक्रो साहब की जहां तक बात है, आपने देखा जिस तरीके से राफेल्स आए हैं, उसके बाद काफी फ्रांस से इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, और आपके पास सबमरीन स्कॉर्पियो, उसकी भी बात चल रही है, लगभग पूरे पे है। तो एक अच्छा आर्थिक संबंध है, विशेषकर डिफेंस में भी। तो हमें उम्मीद है कि मैक्रो साहब माफ कीजिएगा, बहुत ठंडक है यहाँ, मैक्रो साहब से और जो भारत के संबंध है, विशेषकर यूरोपियन कंट्री से, जो कि फ्रांस से घुसते हुए आगे ब्रिटेन जाते हैं और पूरे यूरोप में फैलते हैं, वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छे होंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रोड शो के जरिए मोदी जी जो हैं अपना राजनीतिक समीकरण ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरण तो ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देख रही हैं जिस तरीके से बोइंग और एयरबस का दोनों चीजों का जो हुआ है, तो बोइंग जो है वो यूएस में बनती है, एयरबस यूरोप में बनती है, तो उसके समीकरण तो अच्छे हैं। लेकिन इसमें आप इसको लोकसभा चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि वो केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर देश के अंदर उनकी प्रतिष्ठा है, और इस प्रकार के रोड शो को केवल भारत में नहीं, यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। जी बिल्कुल। देखा भी क्या है डॉक्टर साहब की पहले भी जिस तरीके से राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई थी, वहां पे भी देखा गया था कि किस तरीके से बीजेपी वहां पर आई थी। जो ओवरऑल देखा जा रहा है मोदी जी के जरिए देश भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में उनकी तारीफ बहुत ज्यादा हो रही है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड हो गया, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, केवल स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे ही अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं साउथ एशिया में जिस तरीके से भारत एक इमर्जिंग पावर की तरह ऊपर उठ के आया है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में सऊदीया से हम लोग के संबंध अच्छे हुए हैं, यूएई का बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आ गया है, और आप देख रहे हैं कि यूरोप में का जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी काफी अच्छा बढ़ रहा है, और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हम लोग की खरीदारी यूरोप से हो रही है। तो ऐसे में जहां यूरोप में रिसेशन आया हुआ है, उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में भारत का विशेष रूप से बहुत योगदान है। तो जब आपके अंदर परचेजिंग पावर आ जाती है, तो आपके अंदर पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिकली और कॉमर्शियल पावर्स भी
साथ साथ बढ़ने लगती है, जिसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। जिस तरीके से हम लोग फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में जा रहे हैं, उसमें यूरोप के एक इम्पोर्टेंट देश जो फ्रांस है वो बड़ा है, क्योंकि आप देखिए जियो बाइडेन के द्वारा हालांकि उन्होंने असमर्थता तैयार की थी, उसके लेवल का एक आपको एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेता चाहिए था, तो अगली जैसे ही रिक्वेस्ट गई फौरन जो है मैक्रो साहब भारत को आने के लिए तैयार हो गए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आलोक सोनी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यहाँ लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल की इस राज्य पर खास नजर रहती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बुलंदशहर पहुंचे, जहां चोला में 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट्स रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। देश का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। यूपी के साथ पहले ठीक सलूक नहीं हुआ है। आर्थिक विकास को नई गति मिली है। बता दें कि 80 सीटें में से 27 सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 27 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं यहां पर 8 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 4-4 सीटें जीती थी। ऐसे में बीजेपी का पूरा जोर पश्चिम यूपी पर है। पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज होती नजर आ रही हैं। पश्चिम यूपी की बात करें तो 27 में से 19 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीती थी। क्या लगता है 27 में से 27 सीटें जीतने की यहाँ पे कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का दौरा था, जहां उन्होंने 20,000 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के साथ ही पश्चिम के लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश को एक नया मैसेज दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार यहाँ विकास की गति से हमेशा पीछे रहा है और ये दुर्भाग्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने लगातार यहाँ विकास किया है। और 2017 का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा 2017 में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी तो लगातार प्रदेश का विकास किया जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2019 में रिजल्ट रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर वहां कटाक्ष किया और इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम के लोगों को कनेक्ट करते हुए परिवारी जनों के रूप में उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान जो बैठी हुई जनता थी और जो लोग उनके संबोधन को सुन रहे थे तो काफी उनसे जुड़ाव महसूस करने लगे। जिस समय उन्होंने कहा कि मेरे परिवारी जनों, मैं आपके बीच में आया हूं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं काशी यानी उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाया जाए। इसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ लोगों को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश की, वहीं तो उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी जनता से अपील की कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास की जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, बिना जाति धर्म देखे लोगों को सीधे पारदर्शी तरीके से यहाँ लाभ दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार ये
योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लोगों को जो लाभ दिया जा रहा है वो प्रशंसनीय है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण भी है। पूजा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यहाँ विकास को लेकर काम कर रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारियों को लेकर लगातार संबोधन कर रहे थे, आपको बता दें 27 में से 19 सीटें पश्चिम क्षेत्र की जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब बात की जाए कि 8 सीटें जो गठबंधन दल के पास थी। ये जनता का विषय है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये 8 सीटें भी विपक्षी दलों से छीन ले, उनका कब्जा वहां से खत्म करे, इसको लेकर विशेष जो है तैयारी की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिन रात पश्चिम के क्षेत्र में काम कर रहा है और उनके जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो उन क्षेत्रों में जहां पर गठबंधन के जो सांसद हैं यानी कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद या समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वहां आने की कोशिश है। सबको मालूम है कि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहाँ मेहनत करना बहुत जरूरी है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो भी दल है वो लगातार उत्तर प्रदेश में कवायद कर रहे हैं चुनाव जीतने को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम जनपदों में दौरा करते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बताने का काम कर रहे हैं और एक बार फिर 2024 में लोकसभा चुनाव जीते इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो देखी जा रही है, बीजेपी भी जहां तैयारियां कर रही है वहीं हर पार्टी जो है वो तैयारी करती है यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम यूपी की बात करें तो 8 सीटें गठबंधन के साथ वहां पर आई हुई हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव में। क्या नजारा देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी के पास आ सकती है या जिस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही हैं, कितनी सीटें आ सकती है या 80 सीटें आ सकती है? क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? पूजा, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का लिया है और ये सीटें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीते इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या उसके मोर्चा हो, प्रकल्प हो, उनके द्वारा तमाम जो आयोजन किए जा रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से किया। प्रत्येक विधानसभा में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें नव मतदाता कार्यक्रम के नाम से संबोधन हुआ। 8 लाख से ज्यादा मतदाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से जुड़े हुए थे। तो यह भी है कि नव मतदाता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बने हैं उनमें जोश भरने का काम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वह भी बताने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नव मतदाता किसी भी सरकार को बदलने में अहम भूमिका रखते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है। तो ये रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव में कितनी कामयाब होती है तो आने वाले समय में परिणाम बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नव मतदाता सम्मेलन में जो संबोधित करते हुए युवाओं के लिए चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो उनको गिनाने का काम किया। इसके साथ ही विकसित भारत संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है उसको लेकर भी 2047 का उन्होंने यहाँ पर अपना एक प्लान भी बताया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र में यहाँ स्थापित करना है। इसको लेकर भी युवाओं से आह्वान किया है। साथ ही साथ सभी धर्मों और जातियों के लोगों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा है कि सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, अब दंगे नहीं होते हैं, फसाद नहीं होते हैं, मॉब लिंचिंग नहीं होती है। तो ये सब बातें हैं जिस तरीके से बताई गई हैं। तो ये क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि जिस तरीके से देश में जाति धर्म के नाम पर यहाँ चुनाव होता है उसके आधार पर विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है या सत्ता दल को कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। लेकिन अब की बार विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है और विकास के दम पर ही 2024 में सरकार बनाने का जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के तहत प्रत्येक जिले में बूथ स्तर पर विधानसभा स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और विकास के दम पर अब की बार वोट मांगा जा रहा है। ये कितना सपना सफल होता है तो परिणाम ही बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो छत्तीसगढ़ से है। जो छत्तीसगढ़ में अब शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार शराब कोधिया प्रथा और अवैध जो है शराब को लेकर कठोर कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, सरकार शराब संचालय को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। बता दें कि एक दिन पहले 24 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगा दी है। 24 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन में देर रात तक चली कैबिनेट बैठक में विष्णुदेव साय सरकार ने कई बड़े फैसले पर भी मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में पहला निर्णय छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र जो
फरवरी मार्च 2024 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यहां पर नव मतदाताओं को संबोधित किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 460 स्थान पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में प्रदेश अध्यक्ष पी.डी. शर्मा भी मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब शराब की कोई नई दुकान जो है वो नहीं खुलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार शराब, कोचिया प्रथा और अवैध शराब को लेकर कठोर कदम उठाने वाली है। इतना ही नहीं, सरकार शराब संचालय को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। बता दें कि एक दिन पहले 24 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी है। 24 जनवरी को मंत्रालय महानदी भवन में देर रात तक चली कैबिनेट बैठक में विष्णुदेव सरकार। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जिज्ञासा चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिज्ञासा, जिस तरीके से देखा गया कि राजस्व किस तरीके से इसमें एकत्रित किया जाएगा, क्योंकि नई दुकानें जो है वो शराब की नहीं खुलेंगी। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है शराब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में सरकार है, उसने एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में जो कल प्रस्ताव पारित हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में कोई भी जो है नई शराब की दुकानें अब तक खुलेंगे। ये जो है छत्तीसगढ़, आपको बता दें कि जब कोविड-19 का समय और कोविड-19 जैसे खत्म हुआ था और शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहले कोई चीज थी वो शराब की दुकान। तो छत्तीसगढ़ में जो आज तक कोई सबसे बड़ा स्रोत था तो वो है शराब। लेकिन अब शराबबंदी को लेकर जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जो अब बंद करने का फैसला लिया और जो नई दुकानें जो खुलने वाली थी वो सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये देखना होगा तो आखिर शायद सरकार जो सबसे बड़े आय का स्रोत सरकार शराब, उसमें अगर वो बंद हो तो आखिरकार अब शराब के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहाँ से पैसा आता है, ये देखने वाली बात होगी। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि शराबबंदी होनी चाहिए थी। जब विधानसभा चुनाव में जब घोषणा पत्र आया था, वादे किए थे, उसमें शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी बातें नहीं थी। लेकिन सत्ता जैसी ही आई तो शराबबंदी को लेकर सरकार ने पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं की है, लेकिन शराबबंदी को कदम जरूर उठाया और जो नई दुकानें खुलने वाली थी सबको प्रतिबंध लगा दिया। जी, तो यहाँ पर देखा गया कि कैबिनेट बैठक में और भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है, और क्या वो अहम प्रस्ताव है? जी, आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी मुहर थी वो यही है कि जो शराबबंदी को लेकर जो है ये सरकार ने बड़ा कदम उठाया। शराबबंदी को लेकर बंद करने का फैसला लिया और शराब की जो नई दुकानें खुलने वाली थी उस पर जो प्रतिबंध लगा दिया। और जो अन्य जो गई है वो शिक्षा को लेकर की गई। शिक्षा जो सबसे पहली बात जो हुई थी वो महतारी वंदन योजना को लेकर बात होने वाली, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई मुहर नहीं लगाई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था विधानसभा चुनाव में कि महतारी वंदन योजना पर मुहर लगाई जाएगी और सबसे बड़ी जो बात कही थी, लेकिन अब तक इस पर किसी भी प्रकार की मुहर नहीं लगाई गई। महिलाओं को और जो बालिकाएं भी काफी समय से इंतजार सरकार अब जो है महतारी वंदन योजना पर जो है बात करी तो और घोषणा पर मुहर लगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी हमारे सामने तीसरी बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री ने नव मतदाताओं को संबोधित किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 460 स्थान पर नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में प्रदेश अध्यक्ष पी.डी. शर्मा भी मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया है कि वह अपने आइडिया और इनोवेशन के साथ बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं से यह भी अपील की है कि वह अपने आइडियाज को नमो ऐप को दे ताकि उन आइडियाज को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जोड़ सके।
इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह दोनों ही अप्रासंगिक हो गए हैं, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। भारत के आज करोड़ों नव मतदाताओं को नमो नव मतदाता सम्मेलन में आज संवाद किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में, नए भारत के नवोत्कर्ष में देश के इन नौजवानों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नए आइडियाज, नए इनोवेशंस, नई सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को आह्वान किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, ये देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, तो केवल भ्रम, झूठ, छल, कपट कैसे किया जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। अस्तित्व नहीं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, देखा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है कि आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर न्यू इनोवेशन और न्यू आइडियाज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या सोचता है युवा, क्या सोचता है इंडिया, इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या तर्क है इसका? देखो पूजा, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर नए वोटर्स के लिए प्रधानमंत्री ने आज संबोधन दिया है कि किस तरह से वह बीजेपी की रीति नीति से जुड़े और किस तरह से इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और युवाओं के कंधे में बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें मतदान अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए युवा है, जो नए वोटर हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए पूरे देश में जो युवा वोटर्स हैं उन पर बीजेपी का फोकस है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री ने युवाओं से बात की, नए वोटरों से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि देश को किस तरह से प्रगति पे लाया जाए, उसके लिए जो अपने आइडियाज है वो नमो ऐप पर बताए, जिससे कि आने वाले दिनों में संकल्प पत्र के माध्यम से उन्हें बीजेपी अपने संकल्प पत्र में रखे और लोगों के काम आ सके वो आइडियाज। तो निश्चित रूप से युवाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बीडी शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा, क्या कुछ कहना है बीडी शर्मा जी का? देखिए, जब कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का एक डेमो दिखाया कि ये ईवीएम और वीवीपैट हैक हो सकते हैं या कि इसमें गलत जानकारी दी जा सकती है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इस बात को नहीं सुन रहा है, इसको लेकर बीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व घटा है और अब दिग्विजय सिंह को कोई सीरियस नहीं लेता है। उनका काम सिर्फ भ्रम फैलाना है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8।